चलिए, परमाणु की संरचना के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? तरंगों से, वेव से करेंगे। ये वेव क्या होती है, तरंग क्या होती है, ध्यान से एकदम देखिएगा। यह एक विक्षोभ है। यह क्या है? एक विक्षोभ है जिसमें पदार्थ के स्थानांतरण के बिना ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ट्रांसफर हो जाती है, यानी स्थानांतरित हो जाती है। ध्यान से एकदम समझेंगे क्या समझाना चाह रहे हैं। मतलब ये एक डिस्टरबेंस है जिसमें पदार्थ तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा, पर बिना पदार्थ के गए एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे चली जाएगी। उसको हम बोलिए क्या बोलेंगे? वेव बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब वेव को हम लोग दर्शाते कैसे? तो वेव, जैसे मान लीजिए, वेव को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। ध्यान से एकदम देखेंगे, वेव को सेम इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये जिस दिशा में बढ़ रही है इसको हम लोग बोलते हैं संचरण की दिशा। बोलिए क्या बोलते हैं? संचरण की दिशा। तो हो सकता हो कुछ लोग को अभी वेव का फील ना आया हो, तो अब देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि आप एक रूम में बैठे हैं और आप बैठकर टीवी देख रहे हैं, और आपको बहुत दिन से मना किया जा रहा है कि आप टीवी देखना कम कर दीजिए, इतना ज्यादा टीवी मत देखिए, पर आप बातों को मान नहीं रहे हैं। तो आपको सुधारने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मान लीजिए कि इस रूम में आपकी मम्मी आ गई और मम्मी भी आपको बहुत दिन से मना कर रही है बेटा टीवी देखना कम कर दो, पर आप बात को मान नहीं रहे हैं। तो आपकी मम्मी देखते ही आपको कि आप टीवी देख रहे हैं बहुत गुस्से में आ जाएंगी, और जब गुस्से में आ जाएंगी तो अपने पैर से चप्पल निकालेंगी और आपको फेंक के एक बार मारेंगी। और फेंक के मान लीजिए मारी तो आपके गाल पर जाकर लगा और आपको दर्द होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा के साथ मारी है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक चप्पल है जो उड़ता हुआ आपके गाल पर आया और आपकी मम्मी के हाथ से ऊर्जा का ट्रांसफर कहां कर दिया? आपके गाल पर। तभी आपको दर्द हुआ। तो आप यहां तो इसको हम वेव नहीं बोलेंगे। क्यों वेव नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहां पर एक चप्पल के माध्यम से ऊर्जा का ट्रांसफर आपके मम्मी से आपके गाल पर हुआ है। मतलब यहां पर पदार्थ का स्थानांतरण हुआ है, चप्पल ट्रांसफर हुआ है, पदार्थ ट्रांसफर हो गया, तब ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ है। तो इसे वेव नहीं बोलेंगे। अब थोड़ा सा सीन पलट दीजिए। सीन पलटने का मतलब, मान लीजिए इसी कंडीशन में पापा आपके आ जाएं, वो ना कुछ फेंक के मारेंगे ना कुछ, बस हल्का सा चश्मा नीचे करेंगे और आपको एक बार घूर कर देख लेंगे। सीधे आप रिमोट रखेंगे, टीवी बंद करेंगे, बस एकदम सीधे हो जाएंगे। मतलब देखिए, ना कुछ फेंका गया, ना आपको मारा गया, ना पीटा गया, पर फिर भी एनर्जी का ट्रांसफर आपके पापा के पास से आपके पास तक हो गया। तभी तो आप सुधर गए, आप सारी चीजें बंद कर दिए। तो इस वाले कंडीशन में इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए वेव, यानी तरंग बोलेंगे। यानी बिना किसी पदार्थ के गए ऊर्जा का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर हो गया। या अब ऐसे देखिए, जैसे रिवॉल्वर से किसी को गोली मारी जाए, तो गोली मारने पर उसको गोली जाकर हिट करेगी और तब उसको दर्द होगा। बहुत कुछ हो सकता है, दर्द ही नहीं बहुत कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या है, जो गोली है वो एक पार्टिकल का काम कर रही है, वो एक पदार्थ का काम कर रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह गई, तब ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ, है ना। तो ये वेव नहीं है। पर एक गाना आया था क्या, अखियों से गोली मारे, मतलब गोली वोली कुछ नहीं जा रही पर काम हो जा रहा है। तो वहां पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेव बोलेंगे। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे वेव क्या होता है। तो यह एक विक्षोभ है जिसमें पदार्थ के स्थानांतरण के बिना ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित हो जाती है। अब देखिए, दो बातों की चर्चा हम बहुत बार बार करेंगे। एक तो चर्चा करेंगे कण, बार बार बोलेंगे कण कण कण, और एक बार बार बोलेंगे तरंग तरंग तरंग। तो ऐसा समझिएगा, तरंग और कण का एक बेसिक चीज जान लीजिए कि जो तरंग होती है ये स्थान नहीं घेरती है। तरंग स्थान नहीं घेरती है, और जो कण होते हैं, कण, ये स्थान घेरते हैं, ये स्थान घेरते हैं। तो इनके गुणों के आधार पर हम लोग कुछ को कहेंगे, किसी में कणीय प्रकृति है, किसी में तरंग प्रकृति है। तो आइए दोनों के बारे में जान लेते हैं कि तरंग प्रकृति क्या होती है और कणीय प्रकृति क्या होती है। जैसे ये देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति का सीधा सा मतलब यह है कि एक स्थान पर दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ हो सकती हैं। मतलब जैसे जैसे ये एक रिमोट रखा है, हम अगर चाहें कि जिस स्थान पर यह रिमोट रखा है, अगर इसी स्थान पर, हम क्या बोल रहे हैं, इसी स्थान पर, ना कि इसके ऊपर ना कि इसके नीचे बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसी स्थान पर एक रिमोट, दो रिमोट, तीन रिमोट और हम रखना चाहें तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये एक कण है जो एक स्थान, जो कुछ ना कुछ स्थान घेर लिया है। अब जो स्थान घेर लिया है, एक साथ उसी जगह हम दूसरी चीज नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकृति को बोलेंगे हम कणीय प्रकृति, जहां
एक साथ एक ही चीज हो उसको हम लोग बोलते हैं कड़ी प्रकृति। पर अगर यहीं पर एक रिमोट, दो रिमोट, तीन रिमोट एक ही स्थान पर हम रख सकते एक साथ, तो उसको हम क्या बोल देते? तरंग बोल देते। तो आप समझ गए होंगे, एक स्थान पर अगर दो या दो से अधिक वस्तुएं हो सकें तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? तरंग प्रकृति। और एक स्थान पर एक ही वस्तु अगर रह सके तो उसे हम क्या बोल देंगे? कणीय प्रकृति बोल देंगे। तो कणीय प्रकृति आप जान गए, तरंग प्रकृति आप जान गए। अब जिस लिए हम ये बताए हैं आपको, आइए उस टॉपिक पर चलते हैं। और वो टॉपिक है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। मतलब प्रकाश में दो प्रकार की प्रकृति होती है। इंग्लिश बोलेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब इसको ध्यान से समझेंगे। ध्यान से क्या समझेंगे? कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, ध्यान समझेंगे, सूर्य के प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है इसमें दो प्रकार का नेचर होता है, दो प्रकार की प्रकृति होती है। एक प्रकृति बोलिए कौन सी होती है? तो एक प्रकृति होती है तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति। और एक प्रकृति होती है प्रकाश की कणीय प्रकृति। बोलिए कौन सी प्रकृति होती है? प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है। पर ये जानते रहिएगा, प्रकाश एक बार में एक ही प्रकृति को शो कर सकता है। या तो वो तरंग प्रकृति ही शो करेगा या तो वो कणीय प्रकृति ही शो करेगा। जैसे जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम आपको पढ़ा भी लेते हैं और मान लीजिए हम फुटबॉल भी खेल लेते हैं, पर इतनी क्लास लेते हो गया, पढ़ाते पढ़ाते आप हमको कभी फुटबॉल खेलते नहीं देखे। इसका मतलब ये कि अगर हम पढ़ाते रहेंगे तो पढ़ाएंगे ही, और अगर फुटबॉल खेलते रहेंगे तो वहां पढ़ाएंगे नहीं, वहां फुटबॉल ही खेलेंगे। मतलब भले हमारे पास दो प्रकृति है पर एक समय में हम केवल एक प्रकृति शो करेंगे। तो सेम ऐसे ही जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके पास होती तो दो प्रकृति है, पर एक समय में वो केवल एक, या तो तरंग प्रकृति या तो कणीय प्रकृति ही शो करेगा। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या होती है और प्रकाश की कणीय प्रकृति क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रकाश के तरंग प्रकृति की। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा माना जाता है कि जो प्रकाश के चलने का रास्ता है, यहां पे प्रकाश की तरंग प्रकृति में क्या हम बात करने चल रहे हैं कि जो प्रकाश किस तरह से चलता है। तो प्रकाश जब भी चलता है वो हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश किस तरंग के रूप में तो बता रहे हैं अभी ये भी, तो प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। इंग्लिश में से बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शॉर्ट फॉर्म में बार बार हम बोलेंगे ईएम वेव। क्या बोलेंगे? ईएम वेव। तो प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब क्या होता है, अब उसको भी जान लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो इस रास्ते से जा रही है, तो इसमें एक जो घटक होगा वो किसका होगा? विद्युत क्षेत्र का होगा। सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। एक घटक इस तरह से किसका होगा? विद्युत क्षेत्र का होगा। ये मान लीजिए किसका घटक हो गया? विद्युत क्षेत्र का। ठीक। और एक घटक मान लीजिए इस तरह से हम ले रहे हैं, जैसे हमने कहा ये लाइट के चलने की दिशा है, और एक घटक इस तरह से हम मान लिए किसका है? ये विद्युत क्षेत्र का है। अब इसी में एक घटक इस तरह से, बहुत ध्यान से देखेंगे, सॉरी एकदम यहां से, और एक घटक इसी में किसका होगा? मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र का घटक है। किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का। लाइन हमारी भले इधर उधर हो गई लेकिन यहां से कट करते हुए जाएगा, यहां से कट करते हुए जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो घटक है ये मान लीजिए कौन सा घटक है? चुंबकीय क्षेत्र का घटक है। चुंबकीय क्षेत्र का घटक है। तो इस फॉर्म में जो भी तरंग चलती है, इसी तरंग को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें क्या होता है? इसमें ये देखिए, ये वाली ये जो देख रहे हैं इसको हम क्या बताए थे? ये क्या होती है? संचरण की दिशा। बोली क्या होती है? संचरण की दिशा। हमने कहा कि लाइट मान लीजिए इस रास्ते से गुजर रही है, तो इसमें एक घटक होगा किसका? विद्युत क्षेत्र का, और इसमें एक घटक किसका होगा? चुंबकीय क्षेत्र का। और ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? लंबवत होंगे। लंबवत कहने का मतलब एकदम ध्यान से समझेंगे। ये संचरण की दिशा है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पर है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वाई एक्सिस पर समझिएगा। और ये जो आप चुंबकीय क्षेत्र का घटक देख रहे हैं, इसको किस दिशा में समझेंगे? इसको समझिएगा जेड एक्सिस की दिशा में। मतलब पहले हम शब्दों से आपको बता रहे हैं, फिर अभी तो फील भी देंगे। मतलब संचरण की दिशा एक्स डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर नीचे, संचरण दिशा लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं समझिएगा। बाएं से दाएं मतलब एक्स एक्सिस की दिशा में। विद्युत क्षेत्र का घटक जो है ऊपर नीचे समझिए, ऊपर नीचे मतलब वाई एक्सिस के दिशा में।
और जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको ऐसे, ये जो लाइन दिख रही है इसके पहले अपने सामने, फिर इस लाइन के पीछे, पहले सामने पीछे, ऐसे समझिएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की, ओ सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत। आइए इसका फील देते हैं कि इसमें लिखा सब इंग्लिश में, पर आपको सब हम हिंदी में समझाएंगे, तो केयर करके देखिएगा। सबसे पहले ये डायरेक्शन, ये किसके लिए डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया यहां पर, यक्स एक्सिस, ये जो देख रहे हैं ना ये वाला रास्ता यक्स एक्सिस, तो ये वाला तीर उसी लिए, ये एरो उसी लिए यूज हुआ है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये सबसे पहले तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है ना, जिसको हम वहां पर क्या बोल रहे थे, संचरण की दिशा। तो ये क्या है, वेव के चलने का रास्ता, मतलब संचरण की दिशा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस क्या है, ये संचरण की दिशा है। अब पहले हम आपको विद्युत क्षेत्र का तल दिखाते हैं। हम आपको वहां वाई एक्सिस बताया ना, देखिएगा ध्यान से, विद्युत क्षेत्र का तल। तो ये देखिए ऊपर नीचे, ये देखिएगा ध्यान से, ये वाई एक्सिस है, ऊपर नीचे वाला कंपोनेंट बातचीत कर रहे हैं। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का तल है। क्या है, तल है, ऊपर नीचे। संचरण की दिशा कैसे थी, बाएं से दाएं। ये देखिए यक्स एक्सिस संचरण की दिशा थी, ऊपर नीचे। ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र का तल है। अगर आपको यहां पर विद्युत क्षेत्र का घटक दिखाए तो ये ऊपर नीचे गमन करेगा, ऐसे 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 ऐसे। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर नीचे गमन कर रहा है ना, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का घटक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर आप देखें तो विद्युत क्षेत्र का जो तल है और संचरण का जो तल है, ये देखिए संचरण का के तल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 90 अंश का कोण बन रहा है। मतलब संचरण की दिशा और विद्युत क्षेत्र का तल एक दूसरे के लंबवत है। अगर तल लंबवत है तो विद्युत क्षेत्र का घटक भी तो लंबवत है। किसके लंबवत है, संचरण की दिशा की। एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए ये हो गया। आइए अब आपको चुंबकीय क्षेत्र का तल दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने कहा था लाइन से बाहर अंदर, ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का तल होगा। अगर इसको संचरण की दिशा के साथ देखें तो ये देखिए 90 डिग्री का यहां भी एंगल बना हुआ है, 90 अंश का। मतलब संचरण की दिशा के साथ चुंबकीय क्षेत्र का तल भी लंबवत है। अगर एक बार में बोले तो आप देखिए समझ गए हैं, विद्युत देखिए, ये देखिए विद्युत क्षेत्र का तल भी संचरण की दिशा के लंबवत था, चुंबकीय क्षेत्र का तल भी संचरण की दिशा के लंबवत है। तो तीनों एक साथ कह सकते हैं ना कि अगर तल लंबवत है तो घटक भी लंबवत होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का घटक, चुंबकीय क्षेत्र का घटक और संचरण की दिशा तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक, फिलहाल आइए अब चुंबकीय क्षेत्र का घटक भी दिखा देते हैं। तो देखिए बाहर लाइन के इधर उधर, समझ रहे हैं ना। तो ये बाहर अंदर इस तरह से ये गमन कर रहे हैं। तो ये क्या है, रेड कलर में चुंबकीय क्षेत्र का घटक है। अब एक साथ आपको सब कुछ दिखाते हैं। एक साथ ये किस दिशा में, इसी संचरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, ये प्लेन है, ये तल है किसका, विद्युत क्षेत्र का। तो अब आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का घटक और विद्युत क्षेत्र का घटक दोनों एक साथ ही हैं, पर इनका एक्सिस अलग है, तल अलग है। विद्युत क्षेत्र का घटक जो है वो वाई एक्सिस पर है, चुंबकीय क्षेत्र का घटक जेड एक्सिस पर है। किस पर है, जेड एक्सिस पर है। और दोनों एक ही संचरण की दिशा की ओर, एक्स एक्सिस की ओर गमन कर रहे हैं, दिशा वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तीनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते एक साथ हैं पर लंबवत होते हैं। तो देखिए प्लेन अब गायब कर दे रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे नजर आती हैं। तो आप जान गए कि प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और ये विद्युत क्षेत्र का घटक हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र का घटक हो गया, ये संचरण की दिशा हो गई, और तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। आइए अब कुछ एक तरंगों के गुण के बारे में समझ लेते हैं। पहली बात तो ये जानिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में फिजिक्स में डिटेल में पढ़ना है, पर कुछ एक बातें जो यहां पर यूज होनी है केमिस्ट्री में, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तरंग के गुण, कौन कौन से गुण। सबसे पहली बात, पहला गुण हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। पहली बात तो ये देखिए, मान लीजिए ये तरंग है, ठीक, ये तरंग है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं शीर्ष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्त। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ।
तो ध्यान समझिए ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है। बहुत बुक्स में बहुत डिफिनेशन लिखी रहती है। पहली डिफिनेशन क्या लिखी रहती है कि लगातार दो शीर्ष, मतलब एक शीर्ष देखिए ये है और एक शीर्ष मान लीजिए ये है, लगातार दो शीर्ष के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोल लीजिए। या एक गर्त ये है, एक गर्त ये है, लगातार दो गर्त के बीच की दूरी को आप तरंग दैर्ध्य कहिए। या देखिए यहां से वेव चलना शुरू की, यहां से ऐसे चली, फिर यहां पड़ी, यहां से यहां तक को हम बोलते हैं एक सिंगल वेव, एक अकेला तरंग बोलते हैं। तो एक ऐसा बोल सकते हैं एक अकेले तरंग के बीच की दूरी, या दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी, या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य को हमेशा हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बोलिए किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। अच्छी बात है। अब इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है, मीटर होता है। कुछ एक बातें कन्वर्जन जानते रहिए कि एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10 टू पावर -10 मीटर होता है। कन्वर्जन यूज होगा इसलिए आपको बता दे रहे हैं। और साथ में ये जानते रहिए कि एक पीकोमीटर भी जानते रहिए, एक पीकोमीटर बराबर होता है 10 टू पावर -12 मीटर। ये कन्वर्जन आपको यूज हो सकते हैं। और सिंबल तो इसका आप जान गए, ये सिंबल इस तरह से, कैसे, इस तरह से लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला गुण जानते हैं, आवृत्ति। देखिए तरंग का गुण भी डिटेल में आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, पर यहां हम वही पढ़ा रहे हैं जो यूज होने हैं। ठीक, ध्यान समझिए आवृत्ति क्या होती है। तो एक सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से एक सेकंड में, देखिए ये वेव गुजरी ना, तो एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव गुजर जाएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, आवृत्ति। बोलिए क्या बोलेंगे, आवृत्ति। ठीक, और आवृत्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कुछ इस तरह से, न्यू से, वी नहीं है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो एक सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या, इसका मात्रक क्या होता है, इसको या तो सेकंड इनवर्स लिख देते हैं, या तो चक्कर पर सेकंड लिख देते हैं, या हर्ट्ज लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सब इसके मात्रक हैं। ठीक, और तरंग दैर्ध्य आवृत्ति का एक फार्मूला बार बार यूज होगा कि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, जहां सी क्या है, प्रकाश की चाल है, और लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। ये बार बार यूज होता है। और आप जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, इतनी बात, ये सब बातें आप जानते रहिए, न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेंगी। अगली बात, तरंग संख्या क्या होती है, वेव नंबर क्या होती है। तो यह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको हम किससे, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या, व्युत्क्रमानुपाती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तरंग संख्या। मात्रा किसका, वही जान लीजिए, क्या मीटर इनवर्स या सेमी इनवर्स, या क्या होगा, नैनोमीटर इनवर्स होगा। प्रकाश की तरंग प्रकृति के बाद अब हम लोग आरंभ करते हैं प्रकाश की कणीय प्रकृति को। और कणीय प्रकृति के बारे में किसने बताया था, प्लैंक ने बताया था। प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में किसने बताया था, अपनी क्वांटम सिद्धांत में, अपनी क्वांटम थ्योरी में। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत। ठीक, तो इसके एक एक बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब सबसे पहले प्लैंक ने बताया कि प्रकाश की तरंग के बाद एक कणीय प्रकृति यानी द्वैत प्रकृति होती है, दो प्रकृति होती है। ठीक, तो उन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक, तो इस पृथ्वी पर लाइट कैसे आ रही है, तो इस पृथ्वी पर लाइट कैसे आ रही है, तो उन्होंने कहा कि इस पर जो लाइट है वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में आ रही है। और इन छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट को क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तरंग के केस में क्या बताया गया था कि लाइट इस तरह से जो तरंग है या लाइट है इस तरह से कंटिन्यूअस आती है। पर कणीय प्रकृति में क्या बताया जा रहा है कि जो लाइट है वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में आती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा कहते हैं। और बहुत बड़ी बात ध्यान दीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश के केस में इसी क्वांटा का अलग नाम हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटोन बोल देते हैं। जैसे बल्ब वगैरह होगा तो उसके छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट को हम क्वांटा ही कहेंगे। पर अगर सूर्य के प्रकाश की बात आएगी तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, फोटोन टर्म यूज करेंगे। आई बात समझ में। तो आइए फिर हम लोग डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये प्लैंक क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो पहला पॉइंट वही जो हमने बताया कि प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है,
जिसे क्वांटा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश के लिए इन्हीं क्वांटा को फोटोन कहते हैं। अब अगली बात, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि हर क्वांटा या उसी क्वांटा को सूर्य के प्रकाश में क्या है, सूर्य के प्रकाश के केस में फोटोन कह रहे हैं। तो हर क्वांटा या फोटोन की जो उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। अब आइए उस ऊर्जा की चर्चा करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। कहने का मतलब कि अगर ऊर्जा को ई से प्रदर्शित करें तो यह समानुपाती होगी आवृत्ति के। अब आपको पता है कि समानुपाती का चिन्ह हटाने, समानुपाती के चिन्ह को बराबर में परिवर्तित करने के लिए एक कांस्टेंट से गुणा करते हैं। तो वो कांस्टेंट यहां पर क्या बनेगा? h। तो यानी इन्होंने बताया कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? h न्यू होती है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर h क्या है? h है प्लैंक स्थिरांक। मतलब प्लैंक ने दिया था इसलिए इनके नाम पे इस कांस्टेंट का नाम रख दिया गया। अब जरा एक बात पे गौर कीजिएगा कि पिछली क्लास में हम लोग इस न्यू, ये जो न्यू आवृत्ति है, इसका एक फार्मूला पढ़कर आ रहे हैं। क्या हम लोग फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं? तो ये देखिए, हम पढ़कर आ रहे हैं कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन लेमडा। आइए हम लोग पुट कर देते हैं। तो अगर इस जगह पुट कर दिया जाए न्यू की जगह c अपॉन लेमडा, तो हो जाएगा e इज इक्वल टू h, तो ऐसे रहेगा ही, न्यू की जगह हो जाएगा c अपॉन क्या हो जाएगा? लेमडा। तो आपने देखा कि e का एक और फार्मूला हमको मिल गया। क्या मिल गया? hc अपॉन लेमडा। फिर से वही बात, h यहां पर क्या है? प्लैंक स्थिरांक है जिसका मान फिक्स होता है। कितना होता है? 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। और c तो प्रकाश की चाल है। ये c क्या है? प्रकाश की चाल है। इसका मान आपको पता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और लेमडा तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। आई बात समझ में? अब एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फोटोन की ऊर्जा h न्यू हम निकाल के आ रहे हैं, इसका अदर फॉर्म हमने बता दिया hc अपॉन लेमडा। लेकिन ऊर्जा तो यही है, h न्यू है। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो फोटोन की ऊर्जा का मान है वो हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है। पूर्णांक कहने का मतलब कि जो ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा, वो क्या है? h न्यू है। ये हमेशा इस तरह से पूर्णांक के रूप में रहेगी। और यहाँ n का मान जानते रहेगा, क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब पूर्णांक ही होगा। यानी कहने का मतलब जितनी भी फोटोन की ऊर्जा होगी वो हमेशा पूर्णांक के रूप में होगी। यन क्या नहीं हो सकता? यन पहली बात जीरो नहीं हो सकता, यन निगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, यन फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, यानी भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। यानी ये जानते रहेगा हमेशा फोटोन की ऊर्जा कैसी होगी? पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक के रूप में होगी। कुछ एक कन्वर्जन की बात जान लीजिए। कैसे कन्वर्जन की बात? कि जैसे आपको पिछले क्लास में भी चर्चा की थी, 1 नैनोमीटर, इसको एकदम लर्न कर लीजिएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 12 मीटर। और जान लीजिए 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। यही अगर सेंटीमीटर में बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। ये एक छोटा सा कन्वर्जन है, इसको माइंड में आप रखे रहेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग आपकी आसान हो जाएगी। तो आइए ये जो सी वाला कौन सी, ये सी वाला टर्म बताएं, थोड़ा जानते रहे, क्योंकि इस पे देखिए इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। कैसे? कह देगा कि क्वांटम की न्यूनतम ऊर्जा का मान यक्स जूल है, अन्य क्वांटा की संभावित ऊर्जा का मान क्या हो सकता है? ये हमें बताइए कि अन्य क्वांटा की संभावित ऊर्जा क्या हो सकती है। तो हम देखिए पहले ही बता के आ रहे हैं कि फोटोन की ऊर्जा का मान किस रूप में होता है? बोलिए, पूर्णांक के रूप में होता है। तो खुद देख लीजिए इसमें कौन सा पूर्णांक है, क्योंकि हमने बताया है कि यन का मान ना तो 0 हो सकता है, हम बताया ना, h न्यू फोटोन की ऊर्जा होती है और यह हमेशा पूर्णांक के रूप में होती है। n ना तो 0 हो सकता है, n ना तो निगेटिव हो सकता है, और n ना ही फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक हो सकता है। तो आप देखिए इसमें पूर्णांक वाली वैल्यू कौन सी है, क्योंकि ऊर्जा, क्वांटा की ऊर्जा बता दिया है x जूल है, क्वांटा की ऊर्जा आपको बता दिया है कितना? x जूल है। तो देख लीजिए पूर्णांक के रूप में कहां पर लिखा है x। ये तो फ्रैक्शनल है, नहीं हो सकता। ये भी फ्रैक्शनल है, नहीं हो सकता। ये भी फ्रैक्शनल है, नहीं हो सकता। ये है पूर्णांक। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी होगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, बस गौर से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 45 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश, ये प्रकाश होगा, प्रकाश के लिए ऊर्जा का मान जूल में परिकलित कीजिए। प्लैंक स्थिरांक का मान दिया हुआ है, प्रकाश का वेग दिया हुआ है। तो सबसे पहले सॉल्व इसको कैसे करना है।
जो जो चीज दी रहती है उसको लिख लिया करिए। सबसे पहले तरंग दैर्घ्य का मान दिया है 45 नैनोमीटर, तो लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है 45 नैनोमीटर। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 45 गुणे 10 की घात माइनस 9 मीटर हो जाएगा। और प्रकाश की चाल दिया है, कितना दिया है c 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया है। देखिए सारी वैल्यूज किसमें मीटर वगैरह में दी थी, इसलिए नैनोमीटर को हमने मीटर में परिवर्तित कर लिया, सब सेम यूनिट में होने चाहिए। ठीक है, और साथ में प्लैंक कांस्टेंट का मान दिया है, कितना दिया है एच इक्वल टू दिया है 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड दिया हुआ है। ठीक, तो आप देखिए क्या क्या दिया है, और पूछा क्या है ऊर्जा का मान परिकलित करना है, E की वैल्यू परिकलित करनी है। तो देखिए E, लैम्डा, C और H, इनके बीच में क्या रिलेशन आप पढ़ के आ रहे हैं, इनके बीच में तो केवल यही रिलेशन पढ़ के आ रहे हैं, कौन सा कि E इक्वल टू होता है HC अपॉन लैम्डा, पूरे यही पढ़ के आ रहे हैं। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल, यही है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड, तो ऐसे लिख लीजिए। और साथ में C का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, और बटे में नीचे देखिए क्या है, नीचे लेमडा का मान यहां पर है क्या है 45 गुणे 10 की घात 9 मीटर है, ये है। अब ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, नीचे है ना, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करें 6.6 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.8 और नीचे क्या बचा रहेगा 45 बचा रहेगा, इनटू अब पावर देखिए 10 की पावर, यहां 10 की घात माइनस 34 है, पहले आप 9 को ऊपर ले जाइए, तो 9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 9, तो 8 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। और यहां पर ये 8 है, सॉरी यहां हमने मिस्टेक कर दिया है, ये 10 की घात माइनस 9 होगा, तो ये माइनस 9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 9, तो ये 10 की घात माइनस 34 और 10 की घात 8 है ही, और ये माइनस 9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा ये 19.8 अपॉन 45, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.44 हो जाएगा, इनटू अब गुणे में घातें जुड़ती है तो 9 8 कितना हो गया 17, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 34 और ये 17 है, तो इसमें गुणे में घात जुड़ती है तो घात इसमें जुड़ जाएंगे अगर आधार सेम रहता है, तो माइनस 34 और प्लस 17 कितना आएगा माइनस 17 आएगा। तो ये कितनी वैल्यू होगी इसकी होगी 0.44 गुणे 10 की घात माइनस 17 जूल हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा दशमलव इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल, यही इसका मान आ गया ऊर्जा का। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी वाला सही है। समझ में आया होगा। आइए एक न्यूमेरिकल और हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि दो विकिरण की ऊर्जाएं क्रमशः E1 तथा E2 हैं, मतलब दो फोटोन दिए गए। देखिए सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे, दो फोटोन, विकिरण मतलब फोटोन, यहां समझिए फोटोन एक तो पहला और फोटोन एक तो दूसरा, दो फोटोन की चर्चा किया हुआ है। कह दो विकिरण की ऊर्जाएं E1 E2 क्रमशः कितनी है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके लिए फोटोन 1 के लिए E1 कितना बोल दिया है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया है, और E2 के लिए कितना बोल दिया है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया है। तो कह रहा है कि इनकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 तथा लैम्डा 2 के मध्य संबंध कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया है आपको, इनकी तरंग दैर्घ्य के मध्य संबंध बताना है। बहुत आराम से देखिएगा, ये कि E और लैम्डा के बीच में संबंध वाला फार्मूला कौन सा पढ़ के आ रहे हैं, यही कौन सा E इज इक्वल टू E बराबर HC अपॉन लैम्डा, यही फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले E1 के लिए लिखते हैं। तो E1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, E1 के लिए हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा, क्योंकि E1 के लिए बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा लैम्डा 1। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। E2 के लिए चर्चा करते हैं, E2 के लिए हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा E1 अपॉन क्या हो जाएगा E2, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा, और पूरे का बटे
क्या हो जाएगा एच सी अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा टू। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा वन है, मल्टीप्लाई करिए तो ये क्वांटिटी क्या होती है पलट जाएगी, तो हो जाएगा लैम्डा टू अपॉन हो जाएगा एच सी। एच सी से एच सी क्या हो गया कैंसिल। बताइए E1 का मान कितना है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां हमने रख दिया 25, और E2 का मान कितना है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा लैम्डा टू अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा वन। 25 दूना क्या हो जाएगा 50, तो ये आ गया क्या आ गया लैम्डा टू बटे लैम्डा वन बराबर आ गया 1/2। तो लैम्डा वन का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा वन इस तरह से बराबर ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा टू हो जाएगा 2 लैम्डा टू। तो लैम्डा वन और लैम्डा टू में क्या रिलेशन आया कि लैम्डा वन इक्वल टू क्या है 2 लैम्डा टू। तो हमारा ए वाला ऑप्शन कैसा होगा सही होगा। तो समझ में आ रहा होगा। आइए एक आखिरी इस टॉपिक के आखिरी न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि प्लैंक नियतांक का मान इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है प्लैंक नियतांक का मान। तो h का मान कितना दिया हुआ है, दिया है 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड दिया हुआ है, और प्रकाश का वेग इतना दिया है c इक्वल टू दिया है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और आवृत्ति का मान दिया है न्यू का मान दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू पावर 15, ये 15 है 10 के पावर 15 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मान निम्न में से किसके करीब होगा, पर किसमें बताना है नैनोमीटर में बताना है। तो देखिए तरंग दैर्घ्य का मान पूछा है ना, हमसे पूछा क्या है लैम्डा की वैल्यू हमसे पूछ लिया है। एच सी न्यू लैम्डा क्या रिलेशन जानते हैं भाई आप पहले तो ये देखिए न्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा होता है। तो अगर आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी सी अपॉन न्यू हो जाएगी। जब इसी से काम चल सकता है तो वो वाली वैल्यू क्यों रखनी, ई इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। देखिए सी और लैम्डा है ही, इनके बीच में और न्यू आप जानते हैं, तो इतने में ही काम हो जा रहा है अपना। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन न्यू, वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 8 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, अपॉन न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 10 टू पावर 15, ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स का मतलब 1 अपॉन सेकेंड हो जाएगा। तो अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा किस तरह से कि 3/8 इनको एक साथ कर लीजिए 3/8 हो जाएगा इनटू, देखिए सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा कैंसिल हो ही जाएगा, और अब ये 10 टू पावर 15 जो है वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू पावर 8 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू पावर -15 हो जाएगा। अब 3/8 इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 0.37 आएगा, ये आएगा इनटू इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 8 प्लस, तो देखिए 10 टू पावर 8 प्लस करना चाहते थे पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, और ध्यान दीजिएगा ये सब किस में चर्चा हो रही है मीटर में सारी, भाई यहाँ क्या बचा हुआ है मीटर बचा हुआ है, पर हमसे पूछा किस में है नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर के लिए इसे में किससे गुणा कर दीजिए 10 की घात 9 से गुणा कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा 0.37 गुणे ये क्या बचेगा -7 और ये 9 -7 फिर जुड़ेगा -7 प्लस 9 कितना होगा +2 होगा, तो 10 की घात ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फर्दर थोड़ा सा हल कर देंगे तो ये जाएगा 3.7 गुणे 10 की घात 1 हो जाएगा। किस में आ रहा है मान नैनोमीटर में आ रहा है। तो देखिए किसके करीब आपको नजर आ रहा है, तो 3.7 गुणे 10 की घात 1, तो ये देखिए 3.7 गुणे 10 की घात 1 यहां नहीं, 1 यहां नहीं, 1 यहां नहीं, 3.7 अगर सार्थक अंक में लिखेंगे तो 4 ही होगा, तो ये ए के नजदीक ए वाले ऑप्शन के नजदीक आ रहा है, क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात 1 हो जाएगा।